हेलो मैम, लेज़ीनेस कैसे कम करें और मुझे वेट रिड्यूस करना है बट घर का दाल चावल नहीं छोड़ पा रही हूँ। फ्रूट्स पे नहीं रह सकती हूँ, एक टाइम दाल चावल चाहिए ही, अदरवाइज़ फुल फील नहीं होता। पेशेंस और इमोशंस कंट्रोल कैसे करें सामने वाले के सामने। कई सारे क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए हैं जिसमें हर एक पे ढेरों बातें आपको सुनने को मिल जाएंगी, ढेरों जवाब मिल जाएंगे, ढेरों आइडियाज़ मिल जाएंगे इनके लिए। लेकिन देखते हैं इसका सबसे छोटा क्रिस्प आंसर क्या हो सकता है, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम जितनी आपने क्रिस्प करके लिख दी है उतनी क्रिस्प करके आपको जवाब भी मिले। सबसे पहला, लेज़ीनेस कैसे कम करें, है ना। तो जब लेज़ीनेस हो तो काम करने का मन नहीं कर रहा, उस काम को अपने दिमाग को ट्रिक करो। सिर्फ 5 मिनट के लिए करूँगी ये कह के शुरू करो, ठीक है। जो उसकी पूरी फॉर्मेलिटी हैं काम की उसके अकॉर्डिंग ना करके जस्ट जिस कंडीशन में भी वो हो सकता है 5 मिनट के लिए करेंगे। और जेन्युइनली अगर आपका 5 मिनट के बाद मन ना करे ना तो छोड़ दो। होगा क्या, बिल्कुल काम पड़े रहने से अच्छा 5 मिनट हो जाएगा। लेकिन 99% केसेस में जब आप ऐसा कोई काम लेके बैठते हो जो आपको पता है ज़रूरी है लेकिन आप लेज़ीनेस की वजह से कर नहीं पा रहे हो, आपने उसे शुरू कर दिया तो मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट आप कवर कर जाते हो। 5 मिनट के बाद आप मोस्टली उसको नहीं छोड़ पाओगे और वो काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो शुरू हुआ है वो ख़त्म भी होगा, लेकिन जिसे शुरू ही नहीं किया वो काम कैसे ख़त्म होगा। तो ये तो हुई लेज़ीनेस की। जिस चीज़ के लिए भी आपको आलस आ रहा है उस काम को सिर्फ 5 मिनट के लिए बोल के बैठो कि मैं 5 मिनट के लिए करूँगी। दूसरा, वेट रिड्यूस करना है लेकिन घर का दाल चावल नहीं छोड़ सकती। तो किसने आपको बोला है कि घर का दाल चावल छोड़ना पड़ेगा अगर वेट रिड्यूस करना होता है। कार्बोहाइड्रेट आपको ढेरों काम जो करने हैं उसके लिए चाहिए ही ना, और प्रोटीन दाल के रूप में मिलेगा। तो दाल चावल तो आप एक टाइम खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखिए आप ऐसा क्या खा रही हैं, तला भुना या फिर बाहर का खाना ज़रूर खा रही हैं, या फिर आपका मीठे का इंटेक ज़रूरत से ज़्यादा है ना। वेट बढ़ने का सीधा मतलब है आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो हो गया, जो आप खा रहे हो उतना वो शरीर खपा नहीं पा रहा। तो उसके लिए आप एक्सरसाइज अगर नहीं भी कर सकते वॉक कर लो, वॉक भी नहीं हो सकती तो अपने घर का काम बढ़ा दो। जितने भी काम आप अभी तक मेड से करवाती थी खुद करो, मशीन से करती थी खुद करना शुरू कर दो। थोड़ा थोड़ा अपने आप को पुश करो, फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ा दो अगर खाना कम नहीं कर सकते। ये मैं पिछली बार भी शायद मैंने बताया था। वेट कम करने का सिंपल सा वो है कि जितनी कैलोरी आप खा रहे हो अगर उससे ज़्यादा बर्न हो रही है ऑटोमेटिकली आपका वेट घट जाएगा। तो या तो आप खाने पे कंट्रोल कर सकते हैं, खाने पे कंट्रोल नहीं है तो आप काम बढ़ा सकते हो। सिंपल, वेट घटेगा ही घटेगा। दूसरा क्या होता है कि पेशेंस और इमोशंस कंट्रोल कैसे करें सामने वाले के सामने। तो सामने वाले के सामने तो बाद की बात है, पहले अपने दिमाग में अपने सामने उन्हें कंट्रोल करना सीख लिया अगर हमने, तो सामने वाले के सामने भी धीरे धीरे होने लगते हैं। सबसे पहले आप ईमानदारी से जब आप अकेले हो अपने साथ हो तब देखो कि आपके इमोशंस कितने निकल रहे हैं, सामने वाले के आगे उससे कम ही निकलेंगे। तो धीरे धीरे ये अपने ऊपर अपने विचारों पर कंट्रोल करना होता है, उसके बाद इमोशंस अपने आप धीरे धीरे कंट्रोल में आते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं आते तब उसकी जो गलत परिणाम हमारे सामने आते हैं ना उनको ज़रूर याद कर लिया करो, जो पिछले किस्से हुए हैं कि पिछली बार जब आपको ऐसा लगा था कि भर के इमोशंस आप दिखा दो तब क्या हुआ था। तो आप सडनली ठंडे हो जाओगे, आपका इमोशंस कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था कि मेरा भाई एक्सपायर हो गया था फरवरी में। मेरी भाभी सारा गोल्ड सारा कैश लेकर चली गई मायके। अब हमें क्या करना चाहिए। अगर तो वो आपका ख़रीदा हुआ था तो आप भाई पुलिस में भी बोल सकते हो, उसके घर वालों को भी बोल सकते हो, लेकिन जो आपने उसको शादी में चढ़ाया है ना वो कानूनन तौर पे उसकी प्रॉपर्टी है, उसको स्त्री धन कहा जाता है जितनी मुझे जानकारी है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन उसकी वजह से वो उसको ले जा सकती है। तो डिपेंड करता है। अच्छी बात ये होगी कि आप इस विषय में किसी वकील की या कानूनी जानकार की सलाह ले लें कि इसमें आप कानूनन क्या कर सकती हैं, ठीक है। मैम, मेरी सास बहुत टॉक्सिक है और वो मेरे को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देती, हर जगह चुगली करती रहती है, सारे रिश्तेदारों से भी कहती है।
मेरा मानना हमेशा यही है कि अगर आप ठीक हो ना, तो आपके बारे में बातें जितनी हो रही हैं वो उठती ज़रूर हैं, फैलती ज़रूर है, लेकिन एंड में दब जाती हैं। तो आपकी सास अगर आपके बारे में जो बोल रही है वो झूठ है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे स्वभाव अपना काम करते रहो। एक दिन में नहीं होता, एक महीने में नहीं होता। अगर एक आदमी मुंह भर भर के आपकी हर जगह बुराई कर रहा है, थोड़ी देर के लिए लोगों को लगने लगता है कि वहाँ से रिवर्ट बैक भी नहीं आ रहा और ये लगातार कह रही है, तो शायद ऐसा होगा। तो दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, या तो हम जिन जिन से वो बात कर रहे हैं उनसे हम भी बात करें। आप क्यों नहीं बात करते रिश्तेदारों से? आपकी सास बात करती है तो आपको भी करना चाहिए। और दूसरी चीज़ होती है कि अगर हमें किसी को जवाब नहीं देना, हम अपने आप में संतुष्ट हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी की अफर्मेशन, मतलब कन्फर्मेशन करने की कि ये अच्छी काम कर ही रही है या नहीं कर रही है, तो फिर यह अपना काम करते रहो। फिर आपकी ज़बान नहीं बोलेगी, आपका काम बोलेगा। नेक्स्ट दीदी, मेरा ये क्वेश्चन है, मेरी अरेंज मैरिज जिस लड़के से हो रही है उससे मेरी बात हुई। उसने कहा कि वो पहले मना कर रहा था, उसे किसी और से करनी थी, बट घर वाले माने नहीं। अब उस लड़की की 2 साल पहले शादी हो गई। मैं उनसे एज में 10 मंथ बड़ी हूँ। उसे मैं पसंद नहीं थी, बट वो ट्राई कर रहा है सब नॉर्मल हो शादी के बाद। मेरे साथ अच्छे से बात करता था। उसके फादर को पता चला कि हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे घर आकर मेरे पापा को मना किया कि लड़का लड़की ऐसे बात ना करें, सही नहीं है। वो लोग गांव से हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं घर पे ये बात बताऊं या नहीं कि वो लड़का शादी के लिए मना कर रहा था पहले। अब हम बात नहीं कर रहे, बट मैं सोच सोच के परेशान हूँ, क्या करना सही रहेगा? शादी करूँ या नहीं? अक्टूबर में शादी है, शायद आपको मैं याद हूँ, पहले भी गाइड किया आपने मुझे। लॉट्स ऑफ लव। अगर आपका जितनी बातें उससे अभी तक हुई हैं उतने दिन में अगर लग रहा है कि हाँ वो कोशिश तो कर ही रहा है ना सब कुछ नॉर्मल करने की, तो कर लो। क्योंकि जिससे वो करना चाहता था, प्लस पॉइंट है कि उसकी शादी हो चुकी है ना, तो वो हो सकता है उसकी यादों से बाहर ना निकला इसलिए मना कर लिया, लेकिन अब वो कर रहा है तो कर लो शादी, ज़्यादा नेगेटिव मत सोचो। हेलो मैम, मैं लास्ट कुछ दिनों से बहुत अपसेट हूँ। धीरे धीरे अपने ऊपर काम कर रही हूँ। कुछ ऐसा हुआ हम जितना भी अच्छा रिश्ता निभा लें, लोग अपनी औकात दिखाई देते हैं। मैं बहुत हर्ट हूँ, बट अब खुद को समझा रही हूँ। मैं यहाँ पूरी स्टोरी तो नहीं बता सकती, बहुत लंबी हो जाएगी, बट प्लीज़ आप बताओ उस इंसान से दूर कैसे रहूँ जो बस शो ऑफ करना जानता हूँ। मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, बट मैंने उसे कुछ कहा नहीं है, बस मैं इग्नोर करना चाहती हूँ। वो मेरी भाभी है, नॉट रियल, बट रियल से ज़्यादा किया, कुछ नहीं मिला। प्लीज़ सजेस्ट कैसे इग्नोर करूँ एंड सब भुला दूँ। देखो, आप फ्यूचर में तो जा नहीं सकते, ना जा सकते हो आप पास्ट में, ठीक है? तो आगे वो क्या करेगी या आप उसके साथ कैसे रहोगे, उसको सिर्फ आप कोशिश कर सकते हो। और पास्ट में जितना आपने उसके साथ भलाई कर ली, वो आप चाह कर भी ना तो मिटा सकते हो, ना मिटानी चाहिए, है ना? भला करें बुरा करें, उसकी जो हमें रिवर्ट बैक देने वाला वो भगवान है। इंसान से कोई उम्मीद रखनी ही नहीं है। यही बात मैं हमेशा आजकल लगभग हर वीडियो में ये बात आती है कि अगर किसी का कुछ करना है अच्छा तो बस करो और ईश्वर पे छोड़ दो। अगर उनकी नज़र में वो हमारा एक अच्छा सत्कर्म माना जाएगा तो वो अपने आप उसको देख लेंगे, है ना? और भगवान ना करे, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो आए ना आए, हमारा वो बदला उतारने कोई और आ जाएगा, ठीक है? तो आपने जो उनके साथ अच्छा कर लिया, ठीक है। अब आगे से नहीं करना, ये आपको समझ में आ गया है। दूसरी चीज़ ये है कि इग्नोर करने वाली बात, इग्नोर करना इतना ज़रूरी नहीं है। वो शो ऑफ कर रही है, हाँ हूँ, मुँह देखी बात कर रही है, आप भी मुँह देखी बात करते रहो। धीरे धीरे रिश्ता थोड़ा सा ब्लर सा हो जाएगा। जस्ट ये है कि अभी आप इतना ज़्यादा उसको मान रहे हो, कर रहे हो, और फिर एकदम कट ऑफ करोगे ना, वो अजीब स्थिति हो जाएगी। तो जैसे वो नॉर्मल रह रही है, शो ऑफ ही कर रही है, लेकिन आप शो ऑफ नहीं कर सकते, तो आप नॉर्मल रहो। पहले जितना उसके लिए आगे बढ़ चढ़ के करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नॉर्मल रहो, फॉर्मल बातचीत करते रहो। धीरे धीरे रिश्ता भी फॉर्मल हो जाएगा और फिर आपके लिए इग्नोर करना या उसे मतलब उसका असर आप पे होगा, ये चीज़ें ख़त्म होती चली जाएंगी अपने आप ही। अभी थोड़ा इंटेंसिटी रिश्ते की ज़्यादा है, इसलिए आपको लग रहा है। मैम, मैं 20 साल की हूँ, 2 बच्चे हैं। मैम, मैं आगे की स्टडी करना चाहती हूँ। इनका शायद पिछली बार भी आया था। अब ये सब कह रहे हैं कि क्या कर लेगी पढ़ के, बड़े बड़े पढ़ के बैठे हैं। तो ज़्यादा बड़े वादे मत करो, उनसे कहो कि पढ़ लूँगी ठीक ठाक तरीके से, तो कम से कम अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा पाऊँगी, उनकी मदद कर दूँगी। नहीं कुछ और कर पाई, और क्या पता मैं कुछ और कर ही लूँ, तो मेरी मेहनत बढ़ेगी, वो मैं देख लूँगी, लेकिन मेरा डिसीजन है तो मुझे एक बार कर लेने दो। ये कह के आप कन्विंस कर लो अपने घर वालों को और शुरू करो पढ़ाई।
मेरी लाइफ की सबसे बिग प्रॉब्लम आज मैं आपको बता रही हूँ, इस उम्मीद में कि आप मुझे सही रास्ता बताओगी। मेरे हस्बैंड मुझे बिल्कुल वैल्यू नहीं करते। वो मेरे लिए सब कुछ और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं। फैमिली, समाज, सब जगह मैं उनको नहीं दिखती। लाइफ के उतार चढ़ाव में वो ना के बराबर हैं। वो बस पैसे देकर अपना ज़िम्मेदारी समझते हैं, वो भी काम भर के कैसे, उससे ज़्यादा नहीं। बेटा और बेटी हैं, बेटे को ऑटिज़्म है, मुझे उनका इमोशनल सपोर्ट चाहिए और वो मिलता नहीं। समय मुश्किल है पर मैं अकेली ही चल रही हूँ। बच्चों को देखूँ, खुद को देखूँ या घर, कुछ समझ नहीं आता। बहुत डिप्रेशन में हूँ, प्लीज़ आप कुछ बताओ। देखो, जब इतनी सारी जिम्मेदारी आपके सिर पे है ना, और जितना लंबा आप आ गई हो चलते हुए, काबिले तारीफ़ है ना। सबसे पहली चीज़ तो जो डिप्रेशन में आप जा रही हो, डिप्रेशन में ना जाके अपने आप को पर्पज़ली वहाँ से खींचो। क्योंकि सोच के देखो, जो आदमी आपको राज़ी खुशी आप हो, आपको डिप्रेशन में धकेल सकता है अपने व्यवहार की वजह से, उसको नहीं समझ में आ रही। आपके पति की मैं बात कर रही हूँ, उनको नहीं दिखाई दे रहा कि उनकी पत्नी किस ट्रॉमा में जा रही है। तो सोच के देखो, अगर आप डिप्रेशन में एक्चुअली चली गई है ना, या फिर आपकी भाषा पढ़ के, आपका सवाल जवाब पढ़ के मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी शुरुआत उस चीज़ की हो चुकी है। ठीक, तो अगर आप उस चीज़ में चली गई तो उसको निकालने वाला तो आपको मिलेगा नहीं। ये दिमाग में अच्छे से बैठा लो। तब क्या तो आपका होगा और क्या आपके बच्चों का होगा। घर का जो भी होगा होता रहेगा, पति का जो होगा होता रहेगा, लेकिन आपका और आपके बच्चों का, अगर बच्चों को भी उन्होंने किसी तरीके से कुछ कर लिया, संभाल लिया, लेकिन आपको डिप्रेशन में जो बंदा डाल सकता है वो वापस निकालने नहीं आएगा, ये फॉर श्योर। तो मेरी सलाह सबसे पहले आपको ये है कि पर्पज़ली खुश रहो, चाहे कुछ भी करके। ठीक है, जिम्मेदारियाँ अपनी जगह, लेकिन उससे ध्यान हटा के कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करो यार कि थोड़ा सा ना अपने आप को खींच लो, मतलब इस कंडीशन से वापस। और कोई नहीं आएगा, मैं भी नहीं खींच पाऊँगी। आप मेरी बात सुनोगे 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट हद से हद, है ना। एक चीज़ आपके दिमाग में थोड़ी सी बदलेगी, लेकिन अगर आप अटेंटिव होके कि नहीं, मुझे इस चीज़ में नहीं घुसना, इस फेज़ में नहीं जाना डिप्रेशन वाले में, ये चीज़ अगर आप अपने मन में पक्का निश्चय नहीं करोगी ना, तो बात बिगड़ जाएगी। ठीक है, अब आपका बेटा जो है वो ऑटिज़्म का शिकार है, और बाकी जो है घर में, आप इसमें पॉजिटिव चीज़ें देखो कि आपके पति आपको, मान लीजिए, मेंटल सपोर्ट नहीं दे रहे, लेकिन एटलीस्ट आपको, बहुत सारी औरतें जो यहाँ पे बात कर रही हैं, उनको अपने खर्चे तक के लिए पैसे नहीं हैं, आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं करनी पड़ रही, है ना। एक चीज़ पॉजिटिव ये मान के चलो। रही बात ये कि मेंटल सपोर्ट आपको चाहिए और वो दे नहीं रहे, तो भाई जब वो नहीं दे रहे, आपने ऐसा नहीं है कि कहा नहीं होगा, उन्हें समझाया नहीं होगा, लेकिन नहीं समझ में आती ना कई बार आदमियों को कि उनकी पत्नी किस उससे गुजर रही है, जब तक कि कुछ बड़ा ना हो जाए। तो उन्हें समझाने के लिए आप वो बड़ा करना चाह रहे हो तो बात अलग है, लेकिन मेरी सलाह यही है, अगर कोई नहीं समझ रहा, एक, मैं हमेशा बात कहती हूँ, एक आदमी को पता है, आदमी मतलब एक इंसान, उसको पता है कि वो आपको चोट पहुंचा सकता है और फिर भी वो चोट पहुंचा रहा है आपको, तो आप उससे उम्मीद नहीं करेंगे कि वो आके दोबारा उस चोट पे बैंडेड लगाएगा। तो अपने पति से उम्मीद छोड़ दो कि वो आपको ध्यान देंगे, तब आप खुश रहोगी। भैया अपने आप को इस चीज़ से खींचो, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है करनी। घर के खर्चे के पैसे वो दे रहे हैं, ठीक है, उनमें से ही कुछ कोताही बरत के, कहीं से बचा बुचू के थोड़ा बहुत अपने ऊपर खर्च कर लो, अगर आपको इससे खुशी मिलती है तो, है ना। रिश्तेदारों में आओ जाओ, मिलो जुलो, केवल पति पर डिपेंड मत रहो कि वो आपको मेंटल सपोर्ट करेंगे। हो सकता है वो ना कर रहा हो, कोई आपके रिलेशन में ऐसा हो वो कर दे, लेकिन अपने आप को खींच लो पहले, बाकी चीज़ें उसके बाद। मैम, मेरे भाई की शादी के लिए लड़की पापा, भाई और हमने देखी है, रिश्ता क्लियर हो गया, लड़की ठीक है, पर अब भाई मोटी बता रहा है, कभी यस कभी नो करता है। पापा बहुत परेशान है, करीब 50 रिश्ते मना किए। भाई आर्मी क्लर्क है, अपने ससुराल में ही इनको दहेज, लड़की सुंदर और डिग्री, करेक्टर और सुंदर सब चाहिए। अब हमें पापा या भाई किसकी साइड लेनी चाहिए? प्लीज़ अपनी राय बता दीजिए, क्योंकि दोनों में कहासुनी होती है। अब वो ज़माने कहाँ हैं कि लड़के को ना दिखाओ, आप पसंद करिए आओ, शुरुआत ही गलत हुई है।
अब वो तमाशा दिखा रहा है, तो कायदा तो ये है कि भैया उसकी सुन के किसी लड़की के रिस्क मत लो। नहीं कर रहा तो मना करो, अपने घर का कलेश अपने घर में रखो, दूसरे की लड़की की लाइफ मत ख़राब करो। अगर वो मना कर रहा है, ज़बरदस्ती करके करोगे, फिर वो उसके आने के बाद उसे मोटी पतली सुनाए, उसका कॉन्फिडेंस तोड़े, उससे क्या फ़ायदा। उसे कोई और मिल जाएगा जिसको उसके वजन से प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो मैं तो सलाह नहीं दूंगी किसी की लड़की की लाइफ ख़राब करने की, अगर आपका बेटा मना कर रहा है, भाई मना कर रहा है तो। आई हैव 2 ब्रदर्स, बोथ आर वेल सेटल्ड। प्रॉब्लम ये है कि वो लोग मम्मी को रिस्पेक्ट नहीं देते। दोनों भाभियाँ बहुत परेशान करते हैं, मम्मी से बोलती हैं कि यहाँ से चले जाओ। अब मम्मी विलेज के हाउस में अकेले रहते हैं, क्या मैं उनको अपने घर ले आना चाहती हूँ। मैं हस्बैंड बोल रहे हैं कि मैं ले आता हूँ, मम्मी मना करती हैं, मैं क्या करूँ। मम्मी की एज 75 है, वो बीमार भी हैं, भाई पैसे दे देते हैं, बस ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। अगर पैसे इतने दे देते हैं तो मम्मी केयर टेकर रख सकती हैं। वो शर्म के मारे बेटी के घर नहीं आ रही होंगी कि कोई क्या कहेगा। 2 बेटे हैं, बेटी के घर रह रही है, समझ रही हो। तो वो चीज़ है, अगर वो इतने पैसे दे देते हैं मेंटेनेंस के कि उसमें कोई केयर टेकर रखी जा सकती है, तो कोई केयर टेकर रख लो, तो मम्मी की आन भी रह जाएगी, बेटे के पैसों में घर चलाने की, और नहीं होएगा। यही एक तरीका है। नेक्स्ट, हाय मैम, आपकी वीडियोस से मोस्टली कोई उलझन हो तो अपने आप सॉल्यूशन मिल जाता है, लेकिन अभी कुछ टाइम से लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। ऐसे देखा जाए तो मेरे इन लॉज सब काम में हेल्प करते हैं, लेकिन जब सच में करना चाहिए तब सब पीछे हाथ जाएंगे। जैसे मेरे सास ससुर वैसे तो खाना सब बना लेते हैं, लेकिन जिस दिन मुझे लेट होता ऑफिस से आने में, उस दिन नहीं बना होता। मुझे उससे दिक्कत नहीं, पर जब मैं आने के बाद बनाती हूँ तो नाटक चालू हो जाता है कि जल्दी खाना बनाना होता नहीं है करके। वही दूसरी तरफ मेरी ननद अगर जल्दी भी आई तो काम से तो एक बार किचन में जाके देखेगी नहीं कि कुछ बना है नहीं, बस फ़ोन में लगा रहना होता है। मेरे एंड मेरे हस्बैंड के बीच भी बहुत झगड़ा हो जाता है इन लोगों की वजह से। मेरी सिस्टर इन लॉ खुद को बिस्तर तक नहीं उठाएगी, लेकिन किसी दिन एक काम कर दे तो बोल के दिखाएगी। मेरी 3.5 साल की बेटी है जिसका नेक्स्ट मंथ से स्कूल स्टार्ट होने वाला है। इस सब के चलते मेरा टाइम टेबल सेट नहीं हो पा रहा। आप प्लीज़ कोई सोल्यूशन बता दें ताकि मैं ये सब मैनेज कर सकूं। मेरा ऑफिस टाइम 10 से 5:30 है, उसमें मेरा ऑफिस घर से दूर है, तो मेरा 3 आवर्स तो ट्रैवलिंग में ही जाता है। अगर देखो सडनली लेट होता है तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आपको सजेशन मैं यही दूंगी, जैसे कह रहे हो ना कि कर लेते हैं लेकिन टाइम पड़े पे नहीं करते, तो आपको जो है वो रात का खाना, अगर आप लेट होते हो तो अप्रॉक्सीमेट कितना लेट होते हो, उसके बाद जो आपका बचता है ना, आप डेली में उसी टाइम के अकॉर्डिंग शेड्यूल बना के चलो अपना। जो भी बनाना है, प्री प्रिपरेशन या कुछ भी है, सुबह करके जानी है। कि मैं मान लीजिए आप सोच के चलती हैं कि आप 7 बजे आ जाएंगी, लेकिन आपको बज गए 8, तो आप 8 से 8:30 में क्या बन सकता है, आप डेली का कुछ ऐसा करो। और अगर आप समय पे आ जाती हो, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, कुछ और कर लेंगे उसमें, है ना। लेकिन ये है कि 8:30 बजे खाना हो जाएगा। कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो जल्दी बन जाते हैं। मान लो आज हमने सोचे हैं दाल चावल बनाने के, थोड़ा सा भिगोना पड़ता है उन्हें, लेकिन हमें लेट हो गई, ठीक है आज, और खाना हमें समय पे चाहिए क्योंकि भूख लग रही है। नहीं भी अगर सास ससुर चिल्ला रहे, अपने पेट में भी तो भूख लग रही है, तो क्या करेंगे, दाल चावल की जगह मूंग की दाल की खिचड़ी, या फिर जो लाल मसूर की दाल है वो बिना भीगे हो जाती है, हम वो ऑप्ट कर लेंगे, है ना। या फिर मान के चलो कि आज हमें बनाने थे कुछ राजमा या वो, है ना, और फिर हम जो है वहाँ पे भिगोना भूल गए रात को, तो हम उस राजमे को तुरंत डिच कर देंगे, उसकी जगह पे जो बन सकता होगा वो बना लेंगे क्विकली। तो जो आपके पास कभी कभी जो टाइम की शॉर्टेज होती है, तो अपने मेन्यू में खाने का जो बना के रखते हो दिमाग में या कुछ भी, उसमें कुछ एक आइटम ऐसे रखो जो जब कम टाइम हो तब भी, अगर 1 घंटे आपने कुकिंग के लिए रखा है कि 7:30 बजे से 8:30 करूँगी, तो भी कि 8 से 8:30 भी वो हो जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं भाई उसमें यह है कि टाइम पे खाना बन जाएगा। अब जो बात आई सिस्टर इन लॉ की कि वो नहीं करती, तो देखो देख के इरिटेशन होती है बहुत ज़्यादा, है ना, लेकिन इस चीज़ को आप बदल नहीं सकती, क्योंकि अपने घर में कहना चाहिए वो लड़की है भैया, वो तो उनके लिए 2 दिन ही रहेगी,
बहू चाहे उससे 2 साल छोटी हो तब भी वो सारा काम करेगी। बात यही होती है कि शादी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लीगली आ गई आपके ऊपर, तो वो चक्कर है। वो उस अपने बेटी वाले ओहदे का थोड़ा आनंद उठा रही है, लेकिन आप ये कर सकते हो कि भैया जो उसके पर्सनल काम है एटलीस्ट आप वो तो बिल्कुल मत करो, ठीक है। और ये जिम्मेदारी कायदे में आपके सास ससुर की है कि भैया दोनों काम पे से आ रही हो तो तू भी करा ले कुछ, लेकिन नहीं कह रहे कल को शादी करके चली जाएगी, उससे क्या ही बराबरी कर रहे हो आप। कलेश ही होएगा घर में, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अपना पर्सनल काम अगर वो बताए तो मना कर दो कि मैं भी काम करके आई हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के अपने मेन्यू में 2-4 चीज़ें ऐसी जोड़ो जो जल्दी बनती हों, ताकि जिस दिन आपके पास लगे कि लेट है और खाना नहीं बन रहा, उस दिन आप वो तुरंत वाला कुछ बना दो। हेलो दी, नमस्ते। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरी एज 30 है, टीचिंग जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ, एज भी निकल रही है, शादी के प्रेशर है, क्या करूँ? नौकरी के चक्कर में एज निकली जा रही है, शादी कर लेनी चाहिए? हाँ, क्योंकि कई बार जॉब लेट हो जाती है। 30 आपकी ऑलरेडी हो चुकी, तो अभी आप शादी कर लो, लेकिन जब शादी करोगे तो रिश्ता करने से पहले लड़के से ये चीज़ें क्लियर कर देना कि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ और आगे चल के जॉब हो जाएगी तो मैं जॉब करूँगी। कभी बाद में तमाशे शुरू हों कि जी बच्चा मैनेज नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। पहले ही क्लियर कर देना कि मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जॉब है, राज़ी हैं तो करो, नहीं है तो फिर दूसरा कि मैं करूँगी ही नहीं। फिर क्लियर कर लो, वरना जो 30 साल मेहनत करी है वो सब बेकार हो जाएगी। ये आया है मेंस्ट्रुएशन से, इन्होंने डेट आगे बढ़ाने के लिए कोई दवाई खाई थी, अब इनकी डेट 2 महीने से इरेगुलर हो रही है। वो होती है, अगर आप कभी इस तरीके की पीरियड्स अपने रोकने की, आगे बढ़ाने की दवाई खाते हो ना, उसके आने वाले 2 या 3 महीने तक वो शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। इट इज़ नॉर्मल, इसीलिए इसे अवॉइड करना चाहिए खाना। मैम मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर में सास की ज़्यादा चलती है, वो हर छोटी बात ससुर से और मेरे हस्बैंड से मेरे बारे में कहती है बढ़ा चढ़ा कर, जबकि बात कुछ और होती है। 5 साल में मैं ये सब देख रही हूँ। देवर को मेंटली प्रॉब्लम है, फिट्स भी आते हैं, उसको भी सिखा देती है कि भाभी को बोलो खाना अच्छा नहीं है, सिर्फ खाने में डेली नुस्खे निकालती है। खाने का तो देखो डेली नुस्खों वाले का सिंपल इलाज है, भाई ये मेरा बेस्ट है, इससे बेहतर चाहिए तो किचन खुली है, जाओ और पका लो। एक बार बोलोगे, एक बार धूम तन्ना होगा कि बहू ने ये क्या कह दिया, लेकिन और क्या ही करेंगे हम। मान लो हमने अपने पूरी जी लगा के जो हमारा बेस्ट कुकिंग स्किल है उतनी हम यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, अब किसी को पसंद नहीं आया तो क्या ही करेंगे उसके आगे। हर कोई मास्टर शेफ़ तो बन नहीं सकता। तो सीधी सी बात है कि भाई खाने का तो जो रोज़ नुस्खा निकाले कि भैया वोरी किचन बना लो, हम भी खा लेंगे, है ना। लेकिन जो ये वाली बात है कि आपकी बातें बढ़ा चढ़ाकर पति और ससुर को बताती है, ये है वो है ना, उल्टी सीधी बता रही है, तो भैया वो आप हाथ के हाथ क्लियर करते चलो। मतलब अगर इस जगह पे देखो ना तो थोड़ा ऑड लगेगा, लेकिन जब वो बात कर रही हो, अगर आपको पता कैसे चलता है कि वो बढ़ा चढ़ा के कह रही हैं? जैसे ही पता लगता है, जिस सोर्स से पता लग रहा है, तुरंत आप भी अपना पक्ष वहीं रख दो हाथ के हाथ कि ऐसा तो हुआ ही नहीं था। और कोरा झूठ बोल रही हैं तो भैया वीडियो बना के दिखाओ कि ये देखो ये चलता है, ऐसे हुआ था। बाकी कह सकते हो इस चीज़ को कि भैया अगर मुझे पता हो ना, या मिनट मिनट का मुझे सबूत देना पड़ेगा, तो फिर तो यहाँ बिग बॉस की तरह मुझे कैमरे लगाने पड़ेंगे सब तरफ झूठे आदमी से, क्योंकि कोई जीत नहीं सकता, लड़ नहीं सकता। बात यही है ना, बहस कितने करोगे जो आदमी झूठी बोल देगा। तो आपके पति उनके सुन के अगर विश्वास कर रहे हैं और आपके दाम्पत्य में इससे कड़वाहट आ रही है, तो भैया बनाओ वीडियो और उन मुद्दों को दिखाओ कि एक्चुअली देखो ये हुआ था, और आपकी मम्मी कुछ और ही गा रही हैं गाने। मेरी शादी को 33 साल हो गए हैं। मेरे पति अपने माता पिता को आधी तनख्वाह दे देते हैं, तो देवर और उनकी फैमिली भी सास ससुर के साथ ही रहते हैं। देवर और देरानियाँ सभी अच्छी नौकरी करते हैं, अब तो उनके बच्चे भी नौकरियों में लग गए। कुछ दिनों पहले मेरी 2 बेटियों की शादी हुई थी, तो किसी ने भी 1 रुपये की मदद नहीं की, ना कोई सगन दिया। मेरे पति उन्हें अब भी आधी पे देते हैं। बताओ, पता नहीं कहाँ से लोगों के दिमाग बिल्कुल शांत, इतना पूरी ज़िंदगी है। बहुत समझाती हूँ मगर हर बार यही कहते हैं कि मैं अगली बार नहीं दूंगा। अब मुझे अपने पति से बात करने का मन नहीं करता, लोक लाज के लिए सब करना पड़ता है, क्या करूँ समझ नहीं आता। पता नहीं क्यों दे रहे, इतना कोई कैसे हो सकता है, हमें तो समझ में आता नहीं।
अपना घर बिगाड़ के दूसरे के घर में, दूसरा तो नहीं है लेकिन फिर भी जब तुम्हारा मौका लगा तब तो उन्हें भी देना चाहिए था। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल सही लग रहे हो। बस आपके पति का ही पता नहीं आंखें क्यों बंद हुई पड़ी हैं। लेकिन सॉरी, लेकिन एक बात अच्छी है इसमें कि आपके जो मतलब बेटियों की शादी वगैरह है वो ठीक हो गई होगी। भाई उनके शगन देने से नहीं देने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, लेकिन एक बात हो गई ना कि नहीं हुआ। आपकी बेटियों की शादी ठीक तरीके से हो गई, राजी खुशी सही है अपना। अब दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं कह रहे हो, अब रुक के क्या ही कर लेंगे। तो सारी ज़िंदगी जब निकल गई तो निकल जाने दो, लेकिन अब आपने अपना संबंध जब पूरी ज़िंदगी चला लिया तो आप ख़राब मत करो। कह दो हर महीने वही कि आपने तो कहा था पिछली बार दोगे नहीं, फिर दे रहे हो, कहते रहो, लेकिन अपने मन में क्या आप पूरे साल का अनाज गेहूँ चावल जैसे स्टोर करती हो? नहीं, हर महीने आ जाता है अलग। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे हस्बैंड मुझसे ज़्यादा जेठानी, उसके बच्चे अपने भाई, जेठानी नहीं होगा जेठानी होगा। माँ बाप सबको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, माँ या भाभी सामने आ जाए तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। शादी से पहले तो बहुत गिफ्ट वॉर वगैरह देते थे, आज मेरी शादी को 5 साल होने जा रहे हैं, एक गिफ्ट लाकर नहीं दिया। और यही शादी से पहले बहुत कुछ होता था, कोई भी ओकेजन हो तो मुझे ज़्यादा अपनी भाभी माँ उनके बच्चों को देते, मगर बाहर वाली की तरह साइड कर दी जाती हूँ। बोल दो एक बार ये चीज़, मुझसे ज़्यादा तो जेठानी और उनके बच्चे और रखे हैं बिल्कुल, तो मेरे को क्यों लाए थे, फिर लाना ही नहीं चाहिए। बोल दो कि भैया ऐसे इंसान को शादी नहीं करनी चाहिए, तुम ज़िंदगी भर अपनी भाभी की उसके बच्चों की सेवा करते। फिर मैं ये नहीं कहती कि बीवी के आने के बाद भाभी को पूछो मत, वो भी गलत है, लेकिन अपनी बीवी को बिल्कुल हाशिए पर रखना ये भी गलत है। तो उनको बोलो कि मेरे से शादी क्यों करी थी आपने, फिर अगर मैं इतनी ही अनवांटेड हूँ यहाँ पे, अच्छा नहीं लगता। उदाहरण दे के बता सकती हो कि अगर मैं आपकी जगह अपने जीजा को प्रायोरिटी ज़्यादा दूँ, या आपसे ज़्यादा आपके अपने देवर को या जेठ को मैं भी देने लगूँ, आपको ना पूछूँ, जेठ जी के लिए खाना बना के रखूँ, तो आपको चलेगा? तब एक झटके में समझ में आ जाएगी उन्हें कि कितना बुरा लगता है जब आपका लाइफ पार्टनर आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपके ही समकक्ष किसी और को दे रहा हो। इससे अगला क्वेश्चन भी एग्जैक्ट ऐसा ही है कि भाभी को और माँ की साइड इतनी लेते हैं, बीवी की नहीं। तो आपके लिए भी सेम ही है सजेशन, उनको एक एग्ज़ाम्पल दे के समझाओ कि ऐसा मैं करूँ तो चलेगा, तो मुझे कितना बुरा लगता होगा। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच दी, आपने मैसेज रीड किया। आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, आपके इस काम के लिए कोई शब्द नहीं है जिससे आपको बताया जाए कि आप क्या हो। रियली दी, काश कि आपसे मिल सकूं। जैसे आपने अपनी लाइफ के बारे में कहा कि क्या बताऊं, कुछ ऐसे ही मेरे साथ भी, बट कोई नहीं फेस कर रहे थे भगवान का नाम लेकर। बस 2 वीक पहले मेरे ससुर जी बहुत छोटी बात पर कहा कि खुद खाना बनाऊंगा, अलग खाऊंगा। लास्ट 2 ईयर से वो थी कहकर हमें परेशान कर रहे थे, बट इस बार मैंने कहा कि कर लो जो करना है। तब से अभी तक उन्होंने बाहर का ही खाना खाया और 3 दिन से घर पर नीचे वाले पोर्शन में बनाया। फिर आज मैंने नॉर्मली कहा कि खाना मैंने बना दिया है, खा लो, क्योंकि जब आप करना चाहते थे कर, तो आज सब नॉर्मल है। थैंक यू दी, लॉन्ग स्टोरी को बहुत शॉर्ट में बताया, आई होप कि आप समझ जाएं। जी मैं बिल्कुल समझ गई, यही होता है जब आप अपने लिए फालतू की चीज़ें हटा देते हो, है ना। कोई तमाशे कर रहा है, वो उसका स्टैंड है, लेकिन उस तमाशे को आप ले क्यों रहे हो, ये आपका है। जस्ट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ठीक है अपना बना लूँगा, अपना बना लूँगा, भाई ठीक है बना लो, मैं कैसे रोक सकती हूँ। आप आ गए लाइन पे, यही होता है, गीदड़ भभकियाँ होती हैं आधी से ज़्यादा। नेक्स्ट, ये क्या है, जैसे हम आप और आपकी फैमिली को देखते हैं वैसे ही हम अपनी फैमिली और अपने बारे में भी कुछ बताना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं। कैसे कर सकते हैं? इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। पता अभी कल ही, मैं अपसेट तो थी ही, लेकिन कल एक वीडियो आई, कल या परसों शायद, पता ही नहीं चल रहा दिन कैसे जा रहे हैं। तो उसमें छोटी सी गुड़िया उनकी, और वो कि उन्होंने यही लिख के भेजा था कि मेरी बेटी ना आपको वो दिखाती है ज़बरदस्ती आपका चैनल। तो वो बच्ची बोल रही है, वो वीडियो है मेरे पास, तो वो बोल रही थी उसमें कि मतलब
मम्मी मुझे कुछ नहीं देखना, अपना कार्टून बदल के कि आप अपना लिव लाइफ इजी वाला देख लो। तो उनकी मम्मी कह रही है कि मतलब मैंने देख लिया जो आंटी ने आज भेजा था, कहते बहुत पुराना वाला देख लो। तो वो इंजॉय करती है। तो मुझे बहुत मतलब वो लगा, मैंने उनसे परमिशन भी मांगी क्योंकि बच्ची वाला वो था कि मतलब मुझे बहुत टच्ड मैं हो गई उस टाइम, वैसे इमोशनली भरी बैठी थी। तो उसमें वो हो गया कि मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा इनको यूट्यूब पे शेयर कर दूँ इनकी वीडियो। तो आज उनका मैसेज आया था कि हाँ मैम ज़रूर। तो अच्छी ये चीज़ है, जैसे उन्होंने थम उस पे लगा रखा था वॉलपेपर पे मेरा फ़ोटो, तो इंस्टाग्राम पे आ जाती हैं फ़ोटो या वीडियो। लेकिन इंस्टाग्राम पे आप सोचो कि ये वाली चैट शुरू हो जाए, वो नहीं होता, उतना टाइम नहीं होता मैसेज वगैरह पढ़ने का। लेकिन अगर आप कोई अपनी फ़ोटो या वीडियो भेजते हो, एक टैब देख ली, उतना हो जाता है ना। तो वो अगर आपका मन है कुछ मुझसे शेयर करने का तो वहाँ पे कर सकते हो, है ना। दी मैंने आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी। मेरे 2 भाई हैं, एक भाई को मैंने सलाह दी थी कि अपनी वाइफ़ को भैया जिस शहर में रहते हैं उसी शहर में होटल में रूम लेकर दिखा लो। तो उसने भैया से मेरी शिकायत कर दी थी कि दीदी हम दोनों के बीच में दरार डाल रही हैं, जबकि छोटा भाई खुद मुझसे कितनी बार भैया और भाभी की बुराई कर चुका है। मैंने आज तक भैया को कुछ नहीं बताया। उसके बाद से मैंने छोटे भाई और उसकी वाइफ से बात करना बंद कर दिया और वो भी नहीं करते। आज पता चला कि छोटी भाभी की तबीयत फिर से ख़राब है। मेरी माँ ने कॉल करके मुझसे कहा कि भाई से बात नहीं करनी तो मत कर, पर भाभी की कॉल करके उसके हाल चाल तो पूछ ले। मेरा मन नहीं कर रहा, क्या करूँ? पूछ लो यार हाल चाल। जो चल रहा है ना कि बातें आपकी उन्होंने घुमा दी, ये वो अलग चीज़ है, लेकिन तबीयत ख़राब है, फ़ोन करके हाल चाल आप पूछ सकते हो। और ये ना परिपाटी चली आ रही है मेरे साथ। ये जब मैं यहाँ आई थी, समझिए ट्रांसफ़र होके दूसरे ब्लॉक में, तो मेरे साथ शुरू में ही हो गया था। मेरी अपनी वजह से कभी किसी से लड़ाइयाँ नहीं हुई, ठीक, लेकिन किसी अक्सर जो मेरे हेड थे बुज़ुर्ग, 2-3 बार पूरी नौकरी में 2-3 बार मेरी बहसबाजियाँ हुई हैं। तो वो मेरी वजह से नहीं हुई, सरप्राइजिंगली मैं उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हूँ। मेरा चल रहा है सबके साथ ठीक। मेरी हेड या मेरा हेड जो भी हैं वो बुज़ुर्ग हैं, उनको कोई सामने वाला परेशान कर रहा है, मुझसे थोड़ी ज़्यादा उम्र का, उनसे थोड़ी कम उम्र का, और मैं उनका साइड लेने के चक्कर में, बिना मांगे मदद करने के चक्कर में उनके सपोर्ट में खड़ी हुई और मेरी समझिए बात ख़राब हो गई। एंड ऑफ द स्टोरी में क्या होता है कि उन लोगों की नमस्ते हो रही है, मेरी बंद हो गई, ठीक। तो मैंने तो भाई 2 बार जब ऐसा हो गया, हाँ बड़ा करके गिनूँ तो 2 बार, दूसरी बार में मैंने कान को मीठा लगा लिया कि जब तक सीधे मेरे से कोई कुछ नहीं बात करेगा, लड़ेगा वड़ेगा, मुझे किन्हीं 2 की लड़ाई में नहीं घुसना। भले किसी एक का शोषण हो रहा है, कुछ हो रहा है, यार वो शोषण वाला खुद ही जाके घुस जाता है, फिर अब बुरे आप बन जाते हो। ना लेना एक ना देना दो। तो आपके भी भाइयों के बीच में ना आपका घुसना ही गलत हो गया। वो बुराई कर रहा है, भलाई कर रहा है, आपको सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। आजकल मैं बैठी यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, देखो टेक्निकली दे सलाह ही रही हूँ, लेकिन बिना मांगे सलाह देने का धर्म नहीं है आजकल। तो मैं यहाँ पर आपके कमेंट्स के जवाब दे रही हूँ, कोई सलाह मांग रहा है तो दे रही हूँ। राह चलते जो मेरे स्टाफ के लोग हैं, टीचर्स मिलती हैं, कोई मिलती हैं, अगर वो अपने आप को मुझसे होशियार समझती हैं या वो कोई काम बता रही होती हैं अपना, ये कर लो वो कर लो, मैं कभी बीच में लकड़ी नहीं लेती कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, कभी नहीं। जब तक कोई ये ना कहे कि सुनीता ये दिक्कत है, इसमें ऐसे मैं बताइए क्या करूं या ऐसे कर लूं क्या, किसी भी रूप में वो अगर मुझसे पूछ रहा है तो मैं अपना मुंह चलाऊंगी उस पर कि ये कर सकते हो तुम। अदरवाइज़ मुझे अगर सामने से भी दिख रहा हो ना कि वो गड्ढे में गिरने जा रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि मैं बहुत, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी से पूछने की, तो नहीं है ज़रूरत आपको भी फिर उसे बताने की। आपकी दुनिया का प्रैक्टिकल तरीका ये है, नहीं फॉलो करोगे हर दूसरी जगह यही होएगा। तो आपकी गलती वही हो गई, बिना मांगे आपने भाई को सलाह दे दी, बस। तो अब वो चीज़ें आप छोड़ दो पीछे। तबीयत ख़राब है भाभी की, पूछ लो फ़ोन करके। अब मन नहीं कर रहा में क्या है, मन करेगा तो क्या करोगे, उसके फ़ोन में घुस के माथे पे पट्टियाँ थोड़ी रख दोगे। जस्ट यही तो पूछना है कि ठीक हो, क्या है क्या नहीं है, आराम लग रहा है नहीं लग रहा है, किस डॉक्टर को दिखाया, अगर दिलचस्पी है
मुझे तो डॉक्टरों के भी नाम नहीं याद रहते, तो मैं ये भी नहीं पूछती किसे दिखाया, जस्ट ये पूछती हूँ कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं, कोई परहेज़ बताया है, किस वजह से हुआ ये रीज़न बताया है, कितने दिन की रिकवरी बताई है, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं पूछती। तो उतना पूछ लो, बात ख़त्म हो जाएगी, माँ का भी मन रह जाएगा और जो आपका बीच में रिश्ता ख़राब सा हो गया वो भी थोड़ा नॉर्मल ट्रैक पे आ जाएगा। मेरी मम्मी के मामा की लड़की यानी कि मौसी हुई आपकी, एडमिशन मैंने अपनी क्लास में करवाया, उसके कहने पर वो विलेज से है, कभी बाहर नहीं निकली, फॉर्म भरने से लेकर क्लास तक सब करवाया, उसको अपने साथ रहने के लिए बुला लिया। मेरे घर में सब मेरी बात मानते हैं, सब मेरी चॉइस से होता है, बट उसने मेरी बुराई करनी स्टार्ट कर दी इनडायरेक्ट वे में, जबकि मैंने अपनी सब चीज़ें शेयर करी। मुझे रीज़न समझ नहीं आया, फिर जब रोज़ रोज़ लड़ाई बढ़ने लगी तब मैंने उससे पीजी में जाने को बोल दिया। 6 मंथ बाद फिर वो चली गई, वहाँ का माहौल ठीक नहीं है, उसने बीएफ भी बना लिया। अब मेरा एग्ज़ाम था इवनिंग शिफ्ट में, मैं वहाँ रुकी थी एक रात, तब मैंने वो सब देखा, जबकि उसने छिपाने की ट्राई करी थी। अब मुझे ये डर है अगर उसके घर पर बात पता चली बीएफ वाली, वो लोग मुझे गलत समझेंगे कि मैंने फ़ोर्स करके एडमिशन करवाया। मैं ब्रह्मचर्य से रहती हूँ, मेरी मम्मी मुझसे नाराज़ हैं कि मैंने गलत किया उसको भेज के। क्या मैंने गलत किया? सॉरी बोलूँ उसे? मेरी एज 23 है और उसकी 22। देखिए, आप बस परिस्थितियों में फंस गई हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया, आप तो उसका भला करना चाह रही थी। लेकिन होता क्या है, जिस बंदे को कभी आज़ादी मिली ना हो ना, जब उसको सडनली मिलती है तो वो ऐसे ही रिएक्ट करता है। तो अब आपको चाहिए ये कि आपकी जो मम्मी हैं, आप एक बार उस लड़की को घर बुला के अपनी मम्मी से बातें जो हैं उसको करवाओ कि क्या पता वो अपनी भाई उनकी बात समझ में आ जाए उन्हें, ठीक है। और 1 साल है तो आप ये कह दो सीधे कि भैया तेरा एडमिशन हमने ये कह के करवाया था या ये सोच के करवाया था कि तू कुछ पढ़ लिख जाएगी, लेकिन जो तू यहाँ ढंग कर रही है फिर हमें ही जाके वहाँ पे बताना भी पड़ेगा, चाहे हमें हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी पड़े कि हमारी गलती हो गई, लेकिन या तो सुधर जा, है ना। नहीं तो कल को जब फजीते कुछ होने लगे तो हमारी तो जो होएगी होएगी, तेरा साथ देने वाला कोई नहीं होने का, नहीं यहाँ ना वहाँ। तो उसको थोड़ा कड़े शब्दों में अपनी मम्मी से कहो कि वो समझा मैं, है ना। और नहीं समझे ना तो भैया हाथ जोड़ के पहले ही माफ़ी मांग लो और उसके घर वालों को बता दो कि लड़की ये कर रही है, अपनी साइड बता देना कि भैया हमने बहुत कोशिश करी समझाने की लेकिन नहीं, तो हमारी गलती हो गई, मान लो अपनी गलती, नाक रगड़ के कि हमारी गलती हो गई, हमें नहीं पता था ये होएगा। तुम्हारी मम्मी ये सीधे कह सकते हैं कि भैया मेरी लड़की इससे 1 साल बड़ी है, वो भी तो रह रही है, पढ़ रही है, हमने तो इसकी भलाई के लिए करा था, हमें क्या पता था आके इसके पढ़ लग जाएंगे। फिर वही वाली बात आएगी, पड़ी लकड़ी ली है आपने, वो जाने उसके माँ बाप जाने, आपको क्यों ही घुसना था उसके मैटर में। आप फजीते हो गए, कहीं ना कहीं आप कितने भी माफ़ी मांग लो आएगी तो है ही बुराई सिर पे कि यही ले गई थी। अब उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। इनका बेटा 8th क्लास में है, मन से नहीं पढ़ता, बार बार बोलती हूँ तो प्रेशर महसूस करता है, रोने लग जाता है, क्या करूँ प्लीज़ बताएं। आप खुद सोचो ना, जो 8th का प्रेशर नहीं ले पा रहा उसके लाइफ क्या बैंड बजेगी फिर। अगर उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है, अब उसकी स्किल्स को पहचानो जिसके ऊपर काम करके वो भैया कुछ कर ले लाइफ में। उसको बताओ ना कि तू 8वीं का ये छोटा सा मुन्ना सा प्रेशर में रोए जा रहा है, माँ की डांट नहीं ले पा रहा, कल को बॉस की लताड़, और वो बॉस की लताड़ लेने के लिए भी तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो नौकरी भी कौन सा अनपढ़ों को मिल जाएगी 8वीं फेल को। तो उसको थोड़ा सा रियलिटी चेक दो कि लाइफ में आगे क्या है, और तू अभी इतने में ही भगा फिर रहा है तो करेगा कैसे थोड़ा सा। और फिर भी ना हो तो भैया उसकी देखो कि वो और क्या जानता है और किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, वो काम सिखाओ उसे, वो स्किल सिखाओ जिसमें उसका मन करे, ठीक। नेक्स्ट प्लीज़ दी, मेरा क्वेश्चन का उत्तर ज़रूर दीजिएगा। मेरी उम्र 33 है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया, शादी से पहले जॉब के लिए ट्राई किया था, इस बीच शादी हो गई, शादी के 1 साल बाद भी तैयारी जारी रही, फिर जब मेरा बेटा आया तो मैंने पढ़ाई छोड़कर बेटे की परवरिश में लग गई। अब घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है, काम भी ज़्यादा नहीं रहता, सास ससुर अपने आप में बिज़ी रहते हैं, हस्बैंड ड्यूटी पर चले जाते हैं, बेटा स्कूल चला जाता है, मैं घर पर अकेली रह जाती हूँ। 2 साल पहले हस्बैंड ने कहा यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लो, पर मैं यूट्यूब पर भी अच्छा नहीं कर पाई। अब सोचती हूँ
फिर से पढ़ाई शुरू करूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है, अब तक कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे हस्बैंड का कहना है यूट्यूब पर ही ध्यान दो, सक्सेस ज़रूर करेंगे। आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। देखो जी, अगर जब भी नया नया काम है तो यूट्यूब पे ऑप्शन तो है, और वो इसलिए भी ज़ोर दे रहे होंगे कि इस बहाने आप घर में रहोगी, बाहर कहीं स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका मन नहीं लगता यूट्यूब में, सिर्फ आप उसको एज अ करियर बस करने की सोच रहे थे, आपका इच्छा नहीं होती उसे करने की, तो कंटिन्यू कर नहीं पाओगे फिर, है ना। क्योंकि जब भैया मेहनत तो है इसमें, और सबसे बड़ी बात आपको नौकरी में छुट्टी मिल जाएगी, इसमें कोई छुट्टी नहीं होती, लगातार आपको काम करते रहना होगा, है ना। आपको कैसा भी फील हो रहा हो, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है यूट्यूब चैनल में। अब अगर आपका मन ही नहीं है, सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो, तो वो आप कंटिन्यू कर नहीं पाओगे। तो अगर आपको लगता है कि पढ़ाई में आपका स्कोप है, पढ़ाई में कर सकते हो, तो फिर आप मना कर दो कि यूट्यूब चैनल का तो देखो ऐसा कुछ है नहीं कि अगर एक बार नहीं हुआ तो दोबारा कर नहीं सकते। अभी आपका कुछ चल नहीं रहा उसमें, ठीक है, तो इस टाइम पे मैं तो आपको सलाह यही दूंगी, अगर मन है तो एक बार अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर लो। और अगर लग रहा है कि मेरे वीडियोस में कुछ कमी है, इस वजह से नहीं चल रहा, तो फिर अगर अच्छा लग रहा है वीडियो बनाना, पोस्ट करना, तो फिर इसमें कर लो मेहनत दोबारा। तो अपना इंटरेस्ट देखो कि एक्चुअल में है यूट्यूब में या नहीं। अगर है तो इसमें फ़ोकस करो, कुछ ना कुछ होगा। 1-1.5 साल इसे भी लग के देख लो। मेरे विद्यालय के जो हेड हैं वे मेरी 99.9% नकल करती हैं। समस्या ये है, एक ही जगह पर जब अक्सर सेम चीज़ पहनो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। नकली झेल भी लो, पर ऐसा कोसा मरती हैं कि जीवन बर्बाद हुआ जा रहा। मेरी खुशियों के लिए रोती रहती हैं। ऐसा कोसा मरती हैं, कोसा मारती हैं कि जीवन बर्बाद हुआ जा रहा है। ऐसा वो थोड़ा वो है, एक होता है ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो है उनमें। और एक जैसे वो था ना, मैं आपको बताऊँ 3 इडियट्स में वायरस शुरू में था ना, कि कोई भी आगे निकल जाए उसको पसंद ही नहीं था। तो उसके स्टार्टिंग का सीन आप याद करो, वो जा रहा है तो एक साइकिल वाला उससे आगे निकल गया, वो साइकिल में भी उससे आगे निकलना है। तो वो ये नहीं देखते ऐसे लोग के सामने कौन है, जो भी है हर दूसरे आदमी से उन्हें कंपटीशन वाली फीलिंग होती है। तो ऐसे आदमी खुद ही इतने परेशान और कहना चाहिए बेचैन से रहते होंगे। सोच के देखो, ऐसा आदमी हर दूसरे से उसे compete करना है कि आप उनको कुछ भी ना करो ना, वो अपने आप ही बेकार हुए पड़े हैं। एक बात बताओ, जब आदमी खुश है, मान लो मैं तो अपनी लाइफ देखूं, अगर मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश हूँ, है ना, तो जब कोई भी उठता है ना ऊपर, कोई भी मेरे आसपास का, दूर पास का रिश्तेदार, कोई भी जब कुछ अच्छा करता है, तो मुझे 1 सेकंड नहीं लगता उसको बधाई देने में या उसके लिए जेन्युइनली खुश होने में, है ना। उसको दुख होएगा तो मैं तुरंत भाई संदेश उस तरीके का उसको भेजूँगी, ज़्यादा कुछ होगा कॉल भी कर लूँगी, उसके दुख में दुखी भी हो जाऊँगी। भले वो मेरे दुख में दुखी और मेरे सुख में सुखी ना हो, लेकिन मैं हो जाऊँगी, क्योंकि मैं अपने आप में अंदर पूरी हूँ, है ना। मुझे कोई इन्फीरियरिटी नहीं है, तो मैं किसी से कंपटीशन में नहीं हूँ। इस तरीके से सोच के देखो। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट नहीं होता, पूरा नहीं पढ़ता खुद को, कंटेंट फील नहीं करता, संपूर्ण नहीं लगता उसे अपने लिए, वो हमेशा अपनी कमियों को दूसरों के कॉपी करके दूर करने की कोशिश करता रहता है। इसके कपड़े पहनने का स्टाइल अच्छा लग रहा, अच्छा चलो मैं भी करती हूँ। अब मेरे साथ आसपास के जो मेरा सर्कल है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे जैसे हैं, न्यूट्रल हैं, कंटेंट हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अपनी लाइफ में अच्छा कर रही हूँ या कल को नहीं अच्छा करूँगी, है ना। वो अपना नॉर्मल है ना, वो ऐसे खुश हुए जा रहे हैं कि वाह सुनीता बहुत बढ़िया चल रहा, ना कल को अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो मेरे से रोएंगे बैठ के आंसू। नॉर्मल है, जस्ट एक जीके का प्रश्न है कि हाँ सुनीता की लाइफ कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है। एक तो ये वाली कैटेगरी है। एक ऐसे भी हैं जो परेशान तो नहीं है कि इसका चल रहा है अच्छा, लेकिन ऐसे ज़रूर है कि अच्छा इसने ये किया, सही लग रहा है यार, अगली बार सेम चीज़ वो करेंगे। तो कॉपी कैट जिसको मैं हमेशा बोलती हूँ, तो वो लोग क्या हैं, वो भले आपकी सफलता को देख के अंदर अंदर जल भी रहे हों, लेकिन
एक्चुअली वो अपने आप को खुद ही आपसे नीचे रख रहे हैं, तभी तो वो आपकी कॉपी कर रहे हैं। समझ रहे हो कि अगर मुझे मेरा स्टाइल, मेरे तरीका मुझे अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है कि मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ, तो मैं उसमें सुधार की गुंजाइश क्यों करूँगी? मेरा तो पहले ही ठीक है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर किसी को लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो परफेक्ट नहीं है, वो हमेशा सुधार की गुंजाइश, जिसका जो अच्छा लगेगा, अरे मैं भी, वो तुरंत कॉपी करना शुरू कर देता है। तो जो भी लोग आपकी कॉपी करते हैं ना, उन पर गुस्सा मत करो, या तो उनके मज़े लो, इन्जॉयमेंट का साधन बनाओ, या फिर उन पर तरस खाओ, क्योंकि वो इन्फीरियर महसूस कर रहे हैं आपके सामने, इसलिए आपको देख के वो अपनी कमियां दूर कर रहे हैं। ठीक, अब क्या हो रहा है कि कोसना जो है भैया निगेटिविटी है ना। तो कोसने वाले का मैंने पहले भी इलाज बताया था, जब वो कुछ कहे किसी चीज़ के बारे में, उसके सामने ही थुतु थुतु करना या चप्पल घुमाना, नज़र उतारने की कोई प्रतीकात्मक प्रक्रिया वहाँ पर कर लो, ताकि उसको एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि भाई तू क्या बोल रहा है ना। तो इस तरीके से अब मान लो किसी ने तारीफ़ कर दी किसी चीज़ की मेरी, इस तरीके से कोसने वाले में, और अगले दिन उस चीज़ में कुछ गड़बड़ हो गई, या मेरे बच्चों को कह दिया मेरे बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई, या मुझे कह दिया मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं तो अगले दिन जब उससे मिलती हूँ ना, मैं बोल ही देती हूँ कि यार अच्छी तारीफ़ करी तुमने, तो हम तो कल से गोलियाँ खा रहे हैं, है ना। या सिर में दर्द हो गया कि अरे कुछ नहीं, कल स्टेटस लगाया था। आप सोचो जो हाय मार रहा होगा वही बैठा हुआ है, तो उसको समझ में आ जाएगी ना। तो जो आपको कोसता है उसको एक बार मुंह पे ही जता दो कि तू गलत कर रहा है और मुझे बुरा लग भी रहा है। इससे भी गलत तरीके से मैं कह सकती थी, लेकिन सिंपल इस तरीके से कह रही हूँ, ठीक है। तो ये हर जो भी थोड़ा ठीक कर रहा होता है ना अपनी लाइफ में, उसके सबके साथ होती है प्रॉब्लम। मैम मेरी मॉम की डेथ हो गई है, मेरी दीदी की मैरिज हो गई है, उनकी 8 साल की बेटी है। पहले तो मम्मी देख लिया करती थी उनकी बेटी को, बट अब हम दोनों जॉब करती हैं। वो कहती हैं वो जॉब करेंगी तो मेरी लड़की को तू देखना, बट उनकी लड़की मेरे पास ज़्यादा नहीं रहती, मम्मी पापा ही करती है। मैम मुझे जॉब करना चाहिए? नहीं। अरे आप जॉब करो भाई, ये थोड़ी कोई तरीका होता है। कह दो कि मैं तो जॉब करूँगी, मैं नहीं उसको संभाल पा रही हूँ, वो नहीं रहेगी, और मेरा सही बताऊँ तो काम भी नहीं है। मम्मी का रोल अलग था लेकिन आपका नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, क्या मैं आपकी वीडियो फर्स्ट टाइम देखी है आज, बहुत अच्छा लगा। क्या पर्सनली बात हो सकती है? क्या आप साइकोलॉजी टीचर हैं? नहीं, मैं तो सारे विषयों की टीचर हूँ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, परिवेश, संस्कृत, आर्ट, क्राफ्ट, पीटी, नाटक, डांस, सब कुछ। और यहाँ पर घर का काम, और यहाँ बैठ के साइकोलॉजी, सब कुछ जो भी लाइफ ने सिखाया है वो सब मुझे सिखाना आता है। ये है मेरी खासियत कि मैं जो मुझे आ गया समझ में, मैं दूसरे को समझा सकती हूँ। तो एज अ टीचर मैं हूँ, जो पढ़ाना हो पढ़ा दूँगी। दी मैंने लाइफ में बहुत दुख देख लिए, हर तरह पढ़ी लिखी लायक गवर्नमेंट जॉब देखने में भी अच्छी हूँ, उसके बाद भी मायके में हमेशा भाई बहन को प्यार और मैं लास्ट, जबकि पढ़ाई में हमेशा स्कूल कॉलेज टॉप किया, लाइफ में सेकंड नहीं आई। सब नाते रिश्तेदार तारीफ़ करते थे, पर पेरेंट्स को दूसरी बेटी होने की वजह से ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था। और ससुराल में पति से हेट के चलते ससुर ने खाली हाथ घर से निकाल दिया। एक 7 साल का बेटा है, दूसरा 11 दिनों का बेटा खो चुकी हूँ। फाइनेंसिस में ही हैंडल कर रही हूँ, फिर भी हस्बैंड का सारा जहर झेलती हूँ। अब इतना थक गई हूँ कि खुश रहना ही नहीं चाहती। अपने पेरेंट्स तक से घृणा हो गई है। हर एक सपना जिसे पूरा करने में सक्षम थी, हस्बैंड ने तोड़ दिया। खुशी फील नहीं होती अब। देखो विदुषी, मैं आई होप आपका नाम ले सकती हूँ। आपको ना, जैसे जिन बच्चों को माँ बाप कहीं ना कहीं निगलेक्ट करते हैं ना, हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो इतनी बड़ी ब्लेसिंग हमारे लिए साबित होती है, क्योंकि जिन्हें माँ बाप छोड़ देते हैं उनका हाथ भगवान खुद पकड़ लेते हैं। 110% आप देखना ये चीज़ मिलेगी आपको। जिस बच्चे के
कई बार होता है ना, अनवांटेड चाइल्ड रहता है, जिस बच्चे को गिराने के लिए उसकी माँ ने दवाइयाँ खाई होती हैं ना, अक्सर वही बच्चा ऐसा निकलता है कि वो उसके बाकी के जो मानदान के बच्चे थे या जिन्हें उसने बड़े मन से पैदा किया था ना, उन पे भारी होता है। सेम चीज़ ससुराल में भी, जिस बेटा बहू को ससुर या सास जो हैं वो निगलेक्ट कर देते हैं बिना किसी उसके, और उनका साथ छोड़ देते हैं, उनका साथ हमेशा, मतलब सिंपल हिसाब है कि अगर ज़मीन पे माँ बाप छोड़ेंगे आपको, तो कहीं ना कहीं परमात्मा आपके माँ बाप बन के आपको संभाल देते हैं। तो यही होता है। और मैं तो सेम जो आप कह रहे हो भाई, स्थिति मेरी भी, मैं अपने घर की सबसे छोटी बेटी हूँ, और मेरी मम्मी मुझे बताया करती थी कि जब मैं उनके पेट में थी तो उन्होंने चाहा था कि मैं ना हूँ, उन्होंने दवाइयाँ खाई थी, लेकिन मुझे इस दुनिया में आना था तो मैं आ गई, है ना। तो उस वजह से मेरे फिज़िकल परेशानियाँ भी, मुझे कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो उस वजह से ही हैं, जो मुझे लगता है कि उस टाइम पे उन्होंने वो मेडिसिन खाई हैं, है ना। लेकिन बस वो कहती थी कि जब मुझे ये लगा कि अब तू आएगी, अब तो तेरा कुछ हो नहीं सकता, मतलब तेरा जन्म होगा, तो बस जब पेट में था, मतलब वही थी, जब बच्चा पेट में ही था, तो मेरी मम्मी ये प्रार्थना 1 बार 2 बार करती थी कि अगर लड़की दे तो सुंदर दियो, ताकि कम से कम मुझे उसके लिए परेशान ना होना पड़े, क्योंकि मेरे से जो बड़ी 2 बहनें थी उनका रंग सांवला था, है ना, और काफ़ी गहरा, तो उस वजह से उनको ये लगता था कि तीसरी भी अगर लड़की हुई और अब बिल्कुल एंड में है और वैसी हुई या कुछ भी है, तो वो कहती थी कि बस तेरे लिए मैं ये कहती थी जब तू होने वाली थी कि मतलब लड़की दियो भगवान, तो ऐसी दियो कि सुंदर हो, एंड दैट्स इट। ठीक है। अब फिर मैं आ गई, उसके बाद में एंड में, मतलब मेरी माँ मुझे याद है, या मेरे पिताजी चलते चले गए, लेकिन जब मेरा IQ लेवल उन्होंने देखा, या जब मेरी पढ़ाइयाँ देखी या कुछ भी, एंड में मेरा नेचर जब तक उन्हें समझ में आने लगा था, तो वो ये हमेशा वो करते थे कि मतलब मेरे सारे बच्चों में शायद ये सबसे अच्छी रहेगी, है ना। तो जो मेरे घर वालों में किसी ने नहीं कर पाए या कुछ नहीं अभी तक हो रहा, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, पढ़ाई लिखाई हो गई, जैसे सरकारी नौकरी हो गई, ये अपने सारे भाई बहनों में मेरे ही पास है। तो कहीं ना कहीं जब माँ बाप आपको दुनिया में लाने को ही तैयार नहीं है ना, और आपका साथ कहना चाहिए छोड़ दिया, तो भगवान आपका माँ के पेट से ही हाथ पकड़ लेते हैं, और वो किस्मत आपके ऐसे लिख देते हैं। जो जितना मुझे थोड़ा बहुत हाथ का ज्ञान है ना, जो शिक्षा की लाइन होती है हाथ में, वो मेरी बिल्कुल सीधी, देखो आपको भी थोड़ी बहुत दिख रही होगी, इतने संघर्ष हैं, इतनी कटी फटी लाइनें हैं, लेकिन वो बिल्कुल सीधी इसमें जा रही है। तो पढ़ाई भी किस्मत से मिलती है। अगर आपने थोरोली टॉप किया है, सब कुछ किया है, तो भगवान कहीं ना कहीं आपके साथ थे। अब आपकी चूक क्या हुई है कि आप एक जिससे शादी हुई है ना, उस बंदे पे इतना ज़्यादा हर चीज़ के लिए, अपनी खुशी के लिए आप डिपेंड कर गई कि अगर उसने नहीं किया तो आप अपने आप को खो बैठी। सिर्फ आपको ये करना है, आपको याद करना है कि आपके पति से अलग भी आपकी एक आइडेंटिटी है। अगर वो आपको सपोर्ट नहीं भी करते तो भी आपको अपने पुराने खुद को ढूंढना है, पाना है वापस। जो बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, कॉलेज टॉप कर सकता है, मैंने कभी नहीं किया, क्लास भी टॉप नहीं की, है ना। तो अगर आप कॉलेज टॉप कर सकती हैं तो आपका IQ लेवल, आपका स्टडी करने का तरीका कितना बेहतरीन होगा। ऐसा बच्चा कुछ कर ना पाए लाइफ में, ऐसा कैसे हो सकता है। सिंपली आपको वो हर्डल्स रोक रही हैं जो आपने खुद लगाई हुई हैं। अपना जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, पढ़ो लिखो, दोबारा से चालू करो उस लाइफ को, अपनी क्वालिटीज़ को याद करो और वापस आओ लाइफ में, अपने ट्रू सेल्फ को पाओ। ताकि जो माँ बाप आपको हमेशा हाशिए पर रखते आए हैं, मेरे माँ बाप ने खैर हाशिए पे नहीं रखा, जब तक मैं नहीं थी तब तक बात अलग थी, लेकिन जब से मैं आ गई तो मैं अभी शाम को अभी यही बातें याद कर रही थी कि चाहे गरीब थे या कुछ भी थे, लेकिन मेरे लाड़ तो लड़ ही जाते थे। छोटी थी, होशियार थी, प्यारी लगती थी सबको देखने में, सब बताते हैं, गुड़िया जैसी थी कहते थे, तो मतलब मेरे लाड़ तो हो ही गए थे। लेकिन आपके साथ स्थिति यह है कि आपके जन्म लेने के बाद भी आपके साथ मोह नहीं आ रहा, तो आपको इतना बड़ा बनना है कि जो माँ बाप हैं
या जो सास ससुर हैं जिन्होंने बिल्कुल आपको किनारे पर रखा है, उनको वो कहें ना कहें समझ में आ जाए कि उन्होंने एक हीरा खो दिया कांच को सहेजने के चक्कर में। वापस आओ लाइफ में। मैं नवंबर में मेरी ननंद के घर गई थी, उनकी जेठानी के बेटे की शादी थी, सब कुछ नॉर्मल था। 5 महीने बाद मेरी भांजी कहती है कि उसका गोल्ड नेकलेस शादी में खो गया और वो मैंने लिया है, ऐसा किसी भूगा निकालने वाले ने बताया। मैं इतनी दुखी हूँ उसकी बात सुनकर, लेकिन मैं उसे यकीन कैसे दिलाऊं कि मैंने कुछ नहीं लिया। मैं उस बेटी की तरह मानती थी और उसकी हर डिमांड पूरी करती थी। उसने मुझे बहुत दुखी किया है, क्या करना चाहिए? उसने आपको दुखी नहीं किया पर्पजली, वो जिसके पास गई उसने आपका नाम लिया, दिमाग में आदमी के जो बता रहा हो बैठ जाता। अब अंधविश्वास है, उसका क्या ही कर सकते हो। अब आपके पास नहीं है, आप सिंपली एक बार कहोगे कि भैया है तो नहीं, तुझे विश्वास करना है तो ठीक, नहीं करना तो ठीक। कुछ दिन की तनातनी रहेगी, आगे जाके स्थिति या तो यूं की यूं रह जाएगी, नहीं तो नॉर्मल हो जाएगा। आप उगल तो सकती नहीं जब आपके पास नहीं है तो, है ना। लेकिन उसके लिए मन में इतनी कड़वाहट मत रखो। किसी का अगर नुकसान होता है तो वो इधर उधर भटक रहा है, गलती उसकी, जिसने बताने वाले ने बता दिया उल्टा सीधा। अब वो जब वहाँ गई हैं तो ऑलरेडी उस पर विश्वास करती हैं, तभी तो गई हैं। आप भी कहीं अगर कोई कहेगा फला मंदिर में ये बात वो बैठते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, जब आपको विश्वास जाने से पहले हो जाएगा कि हाँ वहाँ जाके कुछ होएगा, तभी तो आप जाओगे पैर उठा के। तो वो अंधविश्वास में जकड़ी हुई हैं, इसलिए उन्होंने कर दिया ये काम। उसके लिए इतनी कड़वाहट मत रखो। इन फ्यूचर धीरे धीरे थोड़ा हो जाएगा, और क्या पता मिल भी जाए, नहीं भी मिले। वैसे तो मिलने का मतलब है नहीं, खैर कौन ही देगा जिसने ले लिया होगा। लेकिन आप कितना भी कहोगी, इस टाइम कोई यकीन करेगा नहीं। ये पेरेंटिंग का आ गया कि 7 साल का बेटा है, खुद से नहीं खाता, खाता भी है तो बहुत सब्जी कम खाता है, इसलिए खुद खिलाती हूँ। आप जो 3 टाइम खिलाती हो, 3 टाइम के बजाय आप 2 टाइम खिलाओ, 1 टाइम उसको छोड़ दो खुद खाने के लिए। हमेशा मैं यही कह रही हूँ, ताकि ये रहे कि मतलब थोड़ी बहुत उसको भी आदत पड़ती रहे और आप अपने तरीके से संतुष्ट रहो कि बच्चा खा तो रहा है। 3 में से 2 टाइम उसको खिला दो अच्छे से, लेकिन 1 टाइम उसको डांट डपट के बोलो कि नहीं तुझे खुद खाना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आया है कि वो जितना ज़्यादा खुश रहती हैं, कुछ अच्छा बना लेती हैं, उस दिन उनकी सास और ज़्यादा चिल्लाती है, परेशान करती है, ताने सुनाती है। पति भी गाली देते हैं और करते हैं कि घर से निकाल दूंगा। जितना ये इनके खुश करने की कोशिश करती हैं उतना ज़्यादा चिल्लाते हैं। तो जब दिख रहा है तो क्यों कर रही हो खुश करने की कोशिश उन्हें? वो खुश नहीं होंगे। एक बार अपने मन को समझा लो, अब करो काम, जो करना है जैसे करना है, अपनी खुशी के लिए कर रही हो आप। उनका तो फिक्स है कि बजेगा ऑर्केस्ट्रा। ये चीज़ एक बार अपने दिमाग में बैठा लो, ख़त्म बात, करो जो करना है। फिर कभी कभी मैम ऐसा होता है लेडीज़ पुराने रिवाज प्रैक्टिकली फॉलो नहीं कर पाती, जैसे पीरियड्स में खाना ना बनाना। आपके साथ भी ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। कौन कर रहा है बिना फॉलो? बकवास बातें चल रही हैं। अब तो जो गुरुजी हैं ना, आचार्य जी, एक बार मतलब मेरी फीड में पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आया था, मुझे उनका ये नाम भी याद नहीं है गुरुजी का, क्योंकि मैं देखती नहीं कुछ ऐसे प्रवचन ज़्यादा कुछ। बात वही है ना, जब आप अटके हुए हो, उसका जवाब नहीं मिल रहा, तब आदमी भटकता है इधर उधर। तो संदीप माहेश्वरी के भी मैंने 1 आध बार समझो देखे थे, जब मैं ज़्यादा परेशान रहती थी, तो उसके मैंने 7-8 वीडियो देखे थे। तो फिर भी यही लगा था कि जो ये कह रहे हैं ये तो पता है, तो फिर नहीं आया समझ में कि अब इसमें क्या ही देखूं आगे। जो मुझे पता है ऑलरेडी वही बता रहे हैं, कुछ नई बात बताएं तो पता चले। तो फिर क्या होता है कि जी गुरुजी वगैरह के लिए भी तभी जाता है आदमी जब उसको अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते। तो मैं कहीं के भी कोई सत्संग, कोई से भी गुरु की कोई सी भी वीडियो मैं नहीं देखती, लाइव तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस दिन फीड में एक गुरुजी का कुछ आया, 2 मिनट की वीडियो थी, और उसका टाइटल यही था कि कहीं तीर्थ स्थान पर गए और डेट आ गई तो कैसे होता है, मतलब वहाँ पे महिलाओं को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा उसमें जितनी भी औरतें होती हैं ना, अलग अलग राय होती हैं। तो आई थॉट कि ये तो देखना चाहिए कि भाई जो धर्म के ज्ञाता बन के बैठे हुए हैं वो लोग क्या कह रहे हैं। तो मैंने फिर उसमें देखा तो उन्होंने भी यही बोला कि भाई आप वहाँ पर जाके मूर्ति को या पूजा सामग्री को छुओ मत, लेकिन जब इतने मुश्किल से वहाँ पहुँचे हो
रोज़ रोज़ तो किसी मंदिर में जाना होता नहीं, बड़े तीर्थ स्थानों की मैं बात कर रही हूँ। तो आप दर्शन कर लो, मंदिर में घुसने मात्र से कुछ नहीं होता। तो जब वहाँ तक इतनी चीज़ों में गुरु लोग जो हैं वो इतना एग्जेम्पशन दे रहे हैं, तो भाई खाना बनाना, ये वो, अचार छूना, ये सब बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं होता। पहले चीज़ें अलग होती थी, सेफ्टी और हाइजीन वो सब चीज़ें भी अलग तरीके की होती थी। अब जिस तरीके की चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं उस टाइम पे, ये सब भ्रांति है और कुछ नहीं होता। जो करना है सब कर लो मेरे हिसाब से, तो जब कोई और करने वाला है ही नहीं। दी प्लीज़ एक वीडियो बनाओ, बेटी को गुड टच बैड टच कैसे समझाएं। इस पर शायद कोमल नाम से एक एनिमेटेड मूवी है, बहुत अच्छी तरीके से उसमें बताया है। बाकी आप गुड टच बैड टच वीडियो एनिमेटेड इस तरीके के करके डालोगे ना, यूट्यूब पे आ जाएंगी, पहले उसको खुद देख लेना फिर दिखा देना, बहुत ही ईजीली बच्चों को समझ में आ जाता है। और लगभग अब तो सारे अच्छे स्कूलों में भी सिखाया जाता है, मतलब मैंने अपने सरकारी स्कूल में भी सिखाया है बच्चों को छोटेपन को कि हाँ भाई ये चीज़ें ऐसे ऐसे, उन्हीं की उसी कार्टून वाली मूवी के हिसाब से ही, है ना। और लगभग सारे पब्लिक स्कूल जितने भी हैं अच्छे स्कूलों में बताते हैं, छोटे बच्चों को ही प्री नर्सरी नर्सरी में ही बता देते हैं। तो इतना माँ बाप को इस टाइम पे मेहनत करने की ज़रूरत होती नहीं, लेकिन फिर भी आप वो पिक्चर देख सकते हो, कोमल के नाम से है एनिमेटेड मूवी। तो वो का मतलब बहुत पुरानी है पर वैलिड है, आ जाता है उससे समझ में। दीदी घर में जब पति ही सर पर पल्लू लेने को बार बार बोले मुझे बहुत बुरा लगता है, तो बोलो तुम भी लेके चलो साथ में, मैं पल्लू लूँगी तुम रुमाल रखो, इज्जत की बात है ना। तो तुम नहीं करते अपने माँ बाप की इज्जत, तुम भी रखो पल्लू, फिर मैं भी रखूँगी। या पल्लू रख के मेरे साथ किचन में एक बार काम करवाओ, 2 दिन या 1 दिन, जितनी तुम्हारी श्रद्धा हो, फिर देखना। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट में बता रही हूँ कि क्या कॉलेज के लिए बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लेना सही है। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट है बच्चे के ऊपर, वो तो आपकी कमा काई के ले रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए ही ना। मेन जो कहते हैं कि शादी के लिए कमा रहे हैं, शादी तो हो ही जाएगी अगर बच्चा सेटल है, लेकिन अगर उसके पढ़ाई में पैसे कम पड़ रहे हैं आप और बच्चा ठीक पढ़ रहा है तो उसके लोन लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ज़रूरी है, दिक्कत तो क्या नहीं है, ज़रूरी है। चलो मैम, मैं भी आपकी तरह टीचर हूँ, आप काफ़ी एक्सपीरियंसड हो, मैं अभी स्टार्टिंग है, मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मैं ज़रूर बताना। लिव लाइफ ईजी वाला चैनल खोलना, उस पर क्वेश्चन आंसर वीडियो के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, या फिर सर्च करना उसमें जस्ट कि मतलब जब मेरी जॉब को 20 साल हुए थे ना, तब मैंने उसमें शेयर की थी कि जॉब के 20 सालों में मैंने क्या मोटी मोटी बातें सीखी, वो देखना। क्योंकि अब मैं यहाँ पे 1-2 बात ही बता पाऊँगी, जल्दीबाजी में 5 बात बता दूँगी, लेकिन वो देखना आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। शॉर्ट में जो सबसे क्रिस्प आपको समझाना चाहूँ तो भैया वही है कि जिस चीज़ की तनख्वाह ले रही हो उस काम को पूरी ईमानदारी से करना, इस एक बात में सारी बातों का सार है। जब वो करोगी तो बाकी चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी। अब ये मनी मैनेजमेंट पे आया कि 50-30-20 वाला फार्मूला आपने बताया था कि ये वर्क करता है, लेकिन मुझे लगता है सबके लिए नहीं करता, क्योंकि कुछ लोगों के नीड्स 50% से कहीं ज़्यादा होती हैं, तो उनकी वांट्स एंड सेविंग अफेक्ट होती है। ठीक, अब ये कह रहे हैं अगर नीड्स ही 70% हो तो हम कैसे मैनेज करें। देखो, अगर आप अपनी नीड्स को अपनी कमाई के 50% में नहीं समेट पाते, 70% तक जाओगे, है ना, तो जो आपका फाइनेंशियल लेवल है ना वो सालों तक यही रहने वाला है, इससे नीचे भी आ सकता है। अगर आपको अपना लेवल अप करना है, अपने चक्र को तोड़ना है, अपनी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करना है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा 50-30-20। सबसे पहले अपनी मंथली इनकम का 20% इन्वेस्ट करो, जो फिर बचे 80%, अब उसमें देख लो कि भैया नीड्स और वांट्स, इनमें मैं क्या 19-20 इधर उधर कर सकती हूँ, लेकिन उस 20% जो इन्वेस्टमेंट वाला ना, उसको अगर आप छूते हो तो फिर भूल जाओ, आपका लेवल अप नहीं होगा, जैसे हो सालों तक उसी में फंसे रहोगे, और कोई भी इमरजेंसी आ गई तो संभल नहीं पाओगे। वो बहुत ज़रूरी होता है।
तो इतना कर सकते हो बस इसमें चेंज कि आप 20% सेविंग का निकाल के अपना 80% देख लो कि नीड्स पे खर्च हो रहा है तो सारा कर दो नीड्स पे खर्च। फिर वांट्स की वो मत लेना कि उसके लिए आपने सेविंग तोड़ ली। मन मारना सीखो। फिर अगर थोड़े टाइम बाद अपनी स्थिति बदलनी है, सारी ज़िंदगी मन नहीं मारना है, तो कुछ दिन मारना सीखो मन को। एक क्वेश्चन ये आया था कि इनके बेटे को लगता है कि अच्छे बड़े कॉलेज से पढ़ के ही वो कुछ बनेगा, जबकि मेरी बेटी ने सारी पढ़ाई यहीं से करी है, लोकल जहाँ पे वो रहती हैं, और KVS में टीचर लग गई। अब भी वो हमारी बात समझ नहीं पा रहा, तो फिर कैसे समझेगा? अब तो उसके घर में उदाहरण है कि बहन को देख, उसका तो हो गया, तो वो तो बेफालतू की एक ज़िद है उसकी। तो अगर भेज सकते हो तो भेज दो, नहीं तो सिर्फ एक ज़िद है, अब उसमें समझाने के लिए कुछ बचा नहीं है। नेक्स्ट, मैम मेरा सवाल है, मेरा 2.5 साल का बेबी है लेकिन वो मारता है मुझे या किसी को भी जो उसके सामने हो, उसे कैसे समझाऊं? उसे समझाना नहीं है, धमकाना है। भले वो 2.5 साल का है, उसको एक क्लियर वो दो कि अगर तुम मारोगे तो एक गंदी बात होती है और फिर तुम्हारी पिटाई करेंगे, ऐसे बोल तो सकते ही हो, है ना? या मम्मा बात नहीं करेंगी, अब आपने फिर मारा ना, अब बात नहीं करेंगी। ये 2 चीज़ें हमेशा काम करती हैं, मम्मा का चुप रह जाना या फिर डरा देना, या कोई वही है कि भाई डरा दो कि भाई ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ मतलब उसके दिमाग में थोड़ा सा कुछ डालो जिसकी वजह से वो रुकेगा। मोरालिटी की वजह से तो वो अभी नहीं रुकेगा, छोटा है। तो उसको या तो कोई डील कि नहीं मारोगे तो ये मिलेगा, या फिर कोई डर कि अगर मारोगे तो ये हो जाएगा। इस तरीके का ही आपको उसे देना पड़ेगा कुछ। नेक्स्ट, मेरे परिवार में वैसे तो सब ठीक है, लेकिन मेरे हस्बैंड हर बात में मेरी बेइज्जती करते हैं। जैसे मैं कोई काम की बात भी करूँगी तब भी इसका तो दिमाग ख़राब है, इसलिए इसे बड़ा पता है, ये सेंटिमेंटल हो जाती है। इसके तो अभी 2 लगाऊंगा ठीक हो जाएगी। सब रिश्तेदारों के सामने भी, इवन बच्चों के सामने भी। अब हो ये रहा है कि बच्चे बदतमीज़ी करने लगे हैं, कुछ कहो तो कहते हैं अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था। बच्चे बदतमीज़ी करते हैं तो हंसने लग जाते हैं, मैं अपोज़ करूँ तो लड़ने लग जाते हैं, कहते हैं तुझसे तो मजाक भी सहन नहीं होता। क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। देखो यहाँ मैं उल्टा चलूँगी जवाब देने में। जहाँ तक बात है मजाक की, कि मजाक भी सहन नहीं होता, तो जैसा मजाक वो कर रहे हैं ना, सेम मजाक आप भी शुरू कर दो, फिर भी दिखेंगे अरे आपसे तो मजाक भी सहन नहीं होता। और दूसरा, अगर वो सबके सामने कह रहे ना कि इसका तो इसे बड़ा पता है, इसे दिमाग ख़राब है ना, ये दिमाग ख़राब है, तो मैं नमक की जगह चीनी क्यों नहीं डाल देती सब्जी में? या इसके तो 2 लगाऊंगा ठीक हो जाएगी। या तो मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टर लग जाओ, क्यों वहाँ लोग इतने हज़ारों लाखों खर्च कर रहे हैं? 2 लगाओ, मरीजों के वो ठीक कर देंगे। अगर मैं इतनी बड़ी पागल हूँ और आपके 2 लगाते ही मैं ठीक हो जाऊँगी, तो फिर एक बार धमकी दे दो कि पुलिस वाले भी ना 2 ही लगाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं पति, वो भी डॉक्टर होते हैं मेंटल के। जब सबके सामने वो आपकी बेइज्जती कर रहे हैं 2-3 बार, क्या 1 बार भी, अगर आपने भी सबके सामने दे दिया जवाब कस के, 2 पैसे की इज्जत नहीं रह जाएगी। अगली बार से बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे। और टैग तो उन्होंने ही दिया है ना कि इसका तो दिमाग ख़राब है, कि मेरा तो दिमाग ख़राब ही है, मुझे क्या पता, पति की इज्जत के लिए बाहर चुप रहना पड़ता है। आपको मेरी नहीं करनी, मैं आपकी नहीं कर रही। और ये है क्या, ये नहीं वो आपको मारते हैं इसका मतलब, तभी तो कह रहे हैं 2 लगाऊंगा ठीक हो जाएंगे। भैया मार वार बर्दाश्त करना गलत है शादी में, ठीक है जी। और अब ये जो बच्चे हैं ना, हम तो मजाक कर रहे थे, मजाक वाले का तो सिंपल है, सेम मजाक उसके सामने करना शुरू कर दो। कहते मैं भी मजाक कर लूँ थोड़ा सा, तुम ही करोगे, हमारा भी तो मन है मजाक करने का। नेक्स्ट, दी आप कभी मेरे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती हैं। अरे यार कर तो रही हूँ सबके, आपको इतना लंबा लंबा लिख के भेजेगा दिखा के कैसे क्या करूँ, एक भी नहीं छोड़ रही। सोचती हर बार हूँ कि कुछ छोड़ दूँगी, लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन नहीं छोड़ पाती, इसीलिए कि बुरा लगता है किसी का भी छोड़ो तो। छोटा लिखोगे सबका पढ़ ही रही हूँ। प्लीज़ इस बार रिप्लाई ज़रूर करना, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, 9 साल की बेटी है, 5 साल का बेटा। मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला रख लो। हमारा इरादा नहीं था, पर किसी कारणवश हमें बच्चा रखना पड़ रहा है। परेशानी है कि मैं ये नहीं बोलती कि बेटा ध्यान रखना, बोलती है दवाई खा ले। साफ़ होने की एक बार
भी मुझे प्यार से आशीर्वाद नहीं दिया। तीसरे बच्चे को हस्बैंड बोलते हैं तेरी माँ ने एक बार फिर भी मुझे फ़ोन करके नहीं बोला कि मेरी बेटी का ध्यान रखना। भाभी भी नहीं पूछती, मुझे बहुत दुख होता है। दिन में क्या करूं? मतलब आप प्रेग्नेंट हो तो दुनिया क्यों कहेगी ध्यान रखना ये वो? आप जानो, आपकी पत्नी मतलब आपका पति जाने। और डॉक्टर का क्या है, उसे तो एक केस मिल जाएगा, वो तो कहेंगे ही। तीन के बाद चौथी बार प्रेग्नेंट हो जाना फिर कह देगी बच्चा रख लो। तो पहली चीज़ तो रख क्यों रहे हो? अब रख रहे हो तो ये आपका और आपके पति का बीच का मसला है ना। इसमें दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो कि उसका ध्यान रखना, उसने नहीं कहा, उसने नहीं कहा, उसने नहीं कहा। अरे भाई, पत्नी तुम्हारी है, तुम्हें ध्यान रखना है तो अंडरस्टूड है पहली। कोई कहेगा? बेफालतू की बातें हैं ये। अब बच्चा आ गया भैया पेट में, ठीक है, अब उसे पैदा करना है, उस तरफ ध्यान दो कि आपकी और आपके बच्चे की सेहत सही रहे, ठीक है। अब किसी ने कहा नहीं कहा ध्यान रखने को, कोई भी ना रखे ध्यान, अब अपना ध्यान खुद रखोगी। वहाँ जब लेबर रूम में जाओगी ना, वहाँ झेलना आपको है। और जो अब गलतियाँ या अच्छी चीज़ें करोगी वो भुगतना उस बच्चे को है सारी ज़िंदगी। पिताजी का रोल ख़त्म हो गया अब, ठीक है। प्रैक्टिकल बात यही है। वो आजकल आ गया वी आर प्रेग्नेंट, वी आर प्रेग्नेंट। क्या वी आर प्रेग्नेंट? भैया पैदा हमें करना है। जो हम खाएंगे, जो हम सोचेंगे, जो हम फील करेंगे, असर उस बच्चे पे होना है। तो यहाँ माँ और बच्चा बस प्रभावित हो रहे हैं और किसी पर कोई ख़ास फ़र्क पड़ना नहीं है, ठीक। तो भैया अपना ध्यान रख लो, मुंह मत देखो किसी का कि कोई क्या कह रहा है। बेटी 7 साल की है, मैं जब भी उसको उसकी गलती पे मारने जाती हूँ भागकर मेरे हस्बैंड के पास चली जाती है। मेरा हस्बैंड उसको मारने नहीं देता, हर बार उसको बचा लेता है। पर 2 दिन पहले मैं और मेरी सास ने मेरी लड़की की ईयर पियर्सिंग करा दी है। जब मेरा हस्बैंड घर आया तो मेरी लड़की ने रो रो कर उसको सारी बातें बताई। मेरे हस्बैंड ने पहली बार मुझे और मेरी सास को थप्पड़ मार दिया, मतलब सास को भी मार दिया, और मेरी लड़की के कान से बाली निकाल दिया। बहुत बढ़िया, फादर ऑफ द नेशन बनने के वो है। फादर ऑफ द नेशन नहीं कहना चाहिए, दुनिया का सबसे प्रोटेक्टिव और अच्छा बाप बनने की अवार्ड लेना चाहते हैं वो। एक बेटी को इतना ज़्यादा, मतलब हद हो गई यार। अपनी बेटी के कान छेदने की वजह से अपनी पत्नी को, अपनी माँ को भी थप्पड़ मार दिया। आपके पति नॉर्मल नहीं है, कुछ ज़्यादा ही दीवाने हो गए हैं वो बेटी के प्यार में। अब आप छोड़ दो कि भैया तुम जानो, तुम्हारी बेटी जाने। आज के बाद कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, करने दो उन्हें, जैसे भी करें। प्यार करते हैं ना तो बेटी को संभाल ही लेंगे। आप थोड़ा सा मन पक्का कर लो वहाँ से। नेक्स्ट हाइडी, एक सवाल है मेरा भी। मुझे लगता है अपने फ्रेंड्स को अपनी नॉर्मल सी बातें शेयर करनी चाहिए और मैं शेयर करती हूँ, पर ऐसा लगता है सामने वाले मेरी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, जबकि मैं उनकी सारी बात सुन लेती हूँ। फिर मुझे लगता है मैंने क्यों ही शेयर की। तो मत करा करो, होता है ऐसा। ज़रूरी थोड़ी है कोई हमसे अपनी बातें शेयर कर रहा है तो हमें भी उल्टी करनी है कुछ ना कुछ। उसकी सुन लो, ठीक है, अपनी बातें मत सुनाओ। बात वही आई पिछले वाली कि जब तक कोई मांगे ना सलाह ना दो। इसी तरीके से जब तक कोई तुम्हारे बारे में जानने का इच्छुक ना हो मत बोलो। नेक्स्ट मैम, मैंने अपने सास ससुर के खातिर जॉब छोड़ दी। मेरे हबी को भी सास ससुर की सेवा में लगा रखा है, मुझे भी पढ़ने नहीं दिया। जॉइंट फैमिली है, एक बच्चा है। नंद बेजूर यहीं आ गई जब मेरा टीजीटी का एग्ज़ाम है। जब भी कोई एग्ज़ाम होते हैं तो ये लोग ज़्यादा काम डाल देते हैं। पॉलिटिक्स चल रही है भाई साहब की, बहू की नौकरी ना लग जावे। ज़्यादा काम डाल देना, डाल दो, लेकिन उस टाइम आप अपना काम खुद कम कर लो। पेपर चल रहे हैं मेरे, या पेपर आने वाले हैं। नंद आए, नंदोई आए और लोग आ जाएं। सिंपल से सिंपल खाना बनाओ, सर्वाइवल मोड पर रखो। पेपर इम्पोर्टेंट है, सोच के देखो ना, अब हर साल आते हैं। हर पेपर में आप बता रहे हो लकड़ी हो रही है, एक आध पेपर में अपना जी कैड़ा करके किनारा कर लो, तैयारी करके ढंग से पेपर दे दो, नौकरी लग जाएगी, सॉर्टेड। आते रहो फिर। वो चाह यही रहे ना, इसका मतलब कि कहीं हो ना जाए, तो आपको उल्टा करना है ना फिर।
सपोर्ट के साथ तो देखो कहना दे, लहरों के साथ तो कोई भी तैर लेता है, लहरों के खिलाफ तैरना बहुत मुश्किल होता है। तो वो हो रहा आपके साथ, सपोर्ट नहीं है, उल्टा ये है कि भैया इसका रोको। तो उसकी बजाय फिर ये है कि जब एक आध बार कोई आ रहा है नहीं आ रहा, अपने रूटीन में चेंज मत करो, बाहर से खाना मंगा के खिला दो, लेकिन पढ़ाई करो अपनी जम के। कह दो भैया पेपर है, मजाक थोड़ी है। और अब हर बार का हो जाता है ना, तो आप ये भी कह सकते हो कि हर पेपर का यही है। ऐसे कि मैं सारी ज़िंदगी पेपर ही देती रहूँगी, सिलेक्शन की उम्र निकल जाएगी तुम्हारा खाना बनाने के चक्कर में। हर बार यही होता है, पेपर हुए और बुला के रख लिए मेहमान। तो सीधे बोल दो एक बार और जम के पेपर दो, ठीक है। तो यहाँ पर लेट हो गया था ये एपिसोड, इसलिए इसमें आए थे 173 कमेंट और 5 या 6 मैंने छोड़े हैं। कुछ के इसलिए क्योंकि उनके रिपीटेडली बार बार आए जा रहे हैं, कुछ के इसलिए क्योंकि उनकी स्पेलिंग इतनी मिस्टेक रहती हैं, नाम याद हो जाते हैं उनके मुझे, जिनकी स्पेलिंग की वजह से छोड़ती हूँ, लेकिन पढ़ने में नहीं आते। और 2 चिन्ह बड़े बहुत थे, ठीक है। बाकी जो लिव लाइफ इजी से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि आज एनर्जी डाउन जो दिख रही होगी वो क्यों है। हाँ, देखते हैं जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा। रिकवरी सेटअप तो चालू हो गया है काफ़ी चीज़ों का। फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टे सॉर्टेड।